अद्भुत साहस के साथ जब बूढ़े पिता ने लड़ी हक की लड़ाई तो तालियों से गूंज उठा वृद्धाश्रम। हक की लड़ाई। शाम के समय पार्क से सैर करके लौटे प्यारेलाल जी अचानक अपने घर के गेट पर आकर रुक गए। उन्हें फिर से वही नजारा याद आ गया जब उनका पोता दीपू इसी गेट से रोता चिल्लाता हुआ हॉस्टल भेजा गया था। अश्रुपूरित हुआ आंखों से वे घर के गेट को निहारने लगे। अपने प्यारे पोते की चीखें अभी तक उनके कानों में गूंज रही थीं। माँ का रौब भरा चेहरा और पिता की गुस्से भरी निगाहें देखकर वह बोल रहा था, आखिर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मुझसे? मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या था जो आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं? फिर अपने दादा का हाथ पकड़कर लिपट कर बोला था, दादाजी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। एक आप ही तो हो जो मुझे प्यार करते हो। लेकिन दादाजी आपकी भी कोई इस घर में कहाँ सुनता है? ये लोग इतने पत्थर दिल हैं कि किसी दिन यह लोग आपको भी घर से निकाल देंगे। 12 वर्षीय पोते दीपू की बातें उनके अंतर्मन को झकझोर रही थीं। कभी प्यारेलाल जी एक सफल व्यवसायी हुआ करते थे। अपनी मेहनत और लगन से अपार संपत्ति अर्जित की थी उन्होंने। अपने इकलौते पुत्र सुमित की लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी थी उन्होंने। माँ की ममता तथा पिता के संरक्षण ने सुमित को भी एक सफल व्यवसायी बना दिया था। परंतु 3 साल पहले हुए एक्सीडेंट के कारण प्यारेलाल जी कुछ समय के लिए चलने से लाचार हो गए थे और उन्हें अपना व्यवसाय छोड़कर घर बैठना पड़ा। परंतु इस दौरान उनकी पत्नी ने उनकी खूब सेवा की, जिसके कारण वे फिर से अपने पैरों पर चलने लगे थे। परंतु कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी चल बसी। पत्नी के जाने के बाद अकेलेपन से परेशान होकर जब उन्होंने वापस अपना व्यवसाय संभालना चाहा, तब तक सुमित उस पर पूरी तरह से अधिकार जमा चुका था। अपने पिता को उसने साफ साफ कह दिया था कि इस उम्र में आपको दुकान पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजनेस को मैं संभाल लूंगा, आप घर बैठिए और राम नाम की माला जपिए। परंतु उनका घर पर रहना और अपने पोते दीपू के साथ हंसना बोलना उनकी बहू को अखरने लगा था। पत्नी के निधन के बाद अकेले हो चुके प्यारेलाल जी ने अपने पोते पर अपना सारा प्यार उड़ेलना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी बहू को यह बात कतई बर्दाश्त नहीं थी। पिताजी के साथ रहते हुए मेरा बेटा दीपू बिगड़ता जा रहा है, इस बात का हवाला देते हुए उसने दीपू को हॉस्टल भेजने की जिद ठान ली। लेकिन अब पोते को अलग होते देख प्यारेलाल जी का मन चित्कार कर उठा था। उनके द्वारा इस बात का विरोध करने पर जो शब्द बहू ने बोले थे उन्हें आज भी याद हैं। आप हमारे और हमारे बेटे के बीच में कुछ ना ही बोले तो ही अच्छा है। आपके लाड प्यार के कारण ही यह बिगड़ता जा रहा है। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं यह हम भली भांति जानते हैं। इसमें हमें आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। अपने पोते दीपू को याद करते हुए गेट पर खड़े प्यारेलाल जी की आंखों से अविरल आंसू बहते जा रहे थे। फिर एकाएक अपने आंसुओं को साफ करते हुए वे अपने कमरे में वापस लौट आए। दीपू की कुछ गेम्स और कपड़े उनके कमरे में ही छूट गए थे। प्यारेलाल जी इन्हीं चीजों को देख देख कर अक्सर उन आनंददायक क्षणों में पहुंच जाया करते थे जब दीपू उनसे लिपट कर अपनी प्यार भरी बाहें उनके गले में डालकर कहता था, दादाजी कुछ अच्छे चुटकुले सुनाओ ना, कोई नई पहेली पूछो ना। दीपू को गए 10 दिन बीत चुके थे। प्यारेलाल जी जो अपने पोते दीपू के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया करते थे, अब अपने कमरे में ही खाना खाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि डाइनिंग टेबल पर अपने पोते की खाली कुर्सी देखकर वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। दीपू के घर से जाने के बाद से उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी थी। एक दिन उन्होंने बहू को कहते हुए सुना, ना भाई मैं उनसे यह बात कहने नहीं जाऊंगी, और वैसे भी उन्हें तो मेरी हर बात कांटों की तरह ही चुभती है। हमारे बीच जो तय हुआ है वो तुम जाकर उन्हें कहोगे। प्यारेलाल जी यह समझ ना सके कि उनकी बहू किस विषय पर बात कर रही थी। फिर सोचने लगे कि 1-2 दिन में पता तो चल ही जाएगा। उसी शाम को उनका बेटा दुखी चेहरे के साथ उनके कमरे में आया। उन्हें लगा कि उनके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह दीपू को वापस लेने जा रहा है। परंतु सुमित ने जो कहा उसे सुनकर प्यारेलाल जी की आंखें फटी रह गईं। सुमित ने कहा, पिताजी मैं जानता हूँ कि पहले माँ के अचानक निधन के बाद और अब दीपू के जाने के बाद से आप बहुत अकेले हो गए हो, इसलिए आपकी बहू और मैंने सोचा है कि आप वृद्धाश्रम में ही चले जाएं तो बेहतर होगा। वहां पर आपको अपने हम उम्र दोस्त भी मिल जाएंगे और मन भी लगा रहेगा। आप सुख सुविधाओं की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। और फिर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, हम दोनों तो देख रेख के लिए आपके मैनेजर हैं। प्यारेलाल जी अवाक पागलों के समान अपने बेटे का मुंह ताकते रहे। थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग सुन्न हो गया, परंतु जल्द ही उनका स्वाभिमान जाग उठा और गर्दन उठाकर कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम दोनों ने सोचा होगा तो ठीक ही होगा। वैसे भी अब मेरी जरूरत कहाँ रह गई है तुम्हें। अपमान का घूंट पीकर प्यारेलाल जी की आंखों से विवशता के आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सुमित फिर से बोला,
इसी शहर में नया आश्रम खुला है जहाँ सुख सुविधा का इंतजाम किया है। बड़े बड़े लोग अपने माता पिता को छोड़कर जाते हैं यहाँ, आपको भी यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। प्यारेलाल जी को अपने पोते के कहे शब्द याद आने लगे। दीपू ने जाते हुए उन्हें कहा था कि दादाजी, आज मम्मी पापा मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं, यह कल आपको भी घर से निकाल देंगे। वे हैरान थे कि पोते की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। लेकिन अचानक ही प्यारेलाल जी के दिमाग में कुछ चलने लगा। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अगर तुमने सब इंतजाम पहले ही कर लिया है तो फिर यहाँ रुकने का कोई तुक ही नहीं बनता। फिर मैं तुम पर बोझ भी नहीं बनना चाहता। इस पर सुमित ने कहा, पिताजी इतनी जल्दी भी क्या है, आप 2-4 दिन यहाँ रुक सकते हैं। परंतु प्यारेलाल जी इतने में अपनी अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगे थे। अपना खून भी पराया हो सकता है, यह उन्हें आज एहसास हुआ था। उनके अंतर्मन से रह रहकर एक ही आवाज आ रही थी कि मैं तो अभी चलने लायक हूँ, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। फिर उन बुजुर्गों की क्या हालत होती होगी जो शरीर से भी बिल्कुल लाचार हैं और धन से भी वंचित हैं। उनके आगे तो मेरा दुख कुछ भी नहीं है। सब सोचते हुए प्यारेलाल जी ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। अब उन्होंने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनी राह चुन ली थी। कपड़ों के साथ उन्होंने बैंक की पासबुक और चेकबुक और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपने बैग में रखे। अपने जीवन के लगभग 38 वर्ष उन्होंने अपना व्यवसाय संभालने में लगाए थे। इतना कुछ हासिल किया और जिसके लिए ये सब किया, आज उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहा था। दिल में दुख के सैलाब के साथ साथ एक अद्भुत निर्णय लिए प्यारेलाल जी वृद्धाश्रम आ गए, या यूं कहें कि पहुंचा दिए गए। वृद्धाश्रम शहर की चकाचौंध से दूर एकांत और प्रदूषण रहित स्थान पर था, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वृद्धाश्रम का भवन मन को शांति देने वाला था। जब वे अंदर गए तो देखा कि वहां जीवन की सभी आवश्यकताओं का सामान उपलब्ध है। वृद्धाश्रम अभी नया नया ही बना था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो धन से संपन्न थे। नया होने के कारण वहां केवल कुछ ही बूढ़े लोग थे। स्त्री पुरुष सभी को मिलाकर केवल 15 वृद्धजन थे, जिन्हें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर गंभीर उदासी थी। अतीत की छाया उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। प्यारेलाल जी मुस्कुराकर सभी से मिले। वहां उपस्थित वृद्धजन उन्हें प्रफुल्लित और मुस्कुराते देख हैरान थे, क्योंकि वे सब तो अपमान की वेदना सहते सहते अंदर तक टूट चुके थे। परंतु प्यारेलाल जी वहां अदम्य साहस के साथ खड़े हुए थे। सभी वृद्धजन समृद्ध परिवारों के सदस्य थे, परंतु सबके सब अपने में ही खोए रहते थे। अतीत में मिले जख्मों से वे अभी तक उबर नहीं पाए थे। मुस्कान उनके चेहरे से कोसों दूर थी। वृद्धाश्रम में हर महीने एक रविवार को छोटे से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। इसी बहाने सभी वृद्धजन उत्साह के साथ किसी न किसी तैयारी में व्यस्त हो जाते थे। इस बार भागवत कथा करवाई जा रही थी। जब भागवत कथा चल रही थी तो प्यारेलाल जी का ध्यान विशेष तौर पर भागवत कथा की कुछ पंक्तियों की ओर गया। कथा समाप्त होने के पश्चात प्यारेलाल जी ने सभी वृद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा, देखिए, यदि आप सभी की इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शहर का एक सफल व्यवसायी रह चुका हूँ। कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। अब मैं अपने बेटे सुमित के साथ रह रहा था। आप सबके समान ही मुझे भी घर का अवांछित सदस्य समझकर यहाँ भेज दिया गया है। मायूस तो मैं भी बहुत हो चुका था, लेकिन मेरे साहस ने मुझे हारने नहीं दिया और आज भागवत कथा सुनकर जो ज्ञान मुझे मिला है उसे मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक न एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। हम सभी ने भी ऐसा ही किया, परंतु आज भागवत कथा सुनकर मेरे दिल में एक अदम्य साहस और उत्साह जागृत हो गया। अरे हम सभी को तो भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास कुछ तो है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। हमें दुनिया को नहीं दिखाना है कि हम अंदर तक टूट चुके हैं। जीवन का यही समय सर्वोत्तम है। यह ध्यान में रखते हुए हमें परोपकार की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। हम सभी लोगों के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। वह दौलत जिसे हम सभी ने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया था और उसका उपयोग करने का हमें पूरा हक है। हम सभी लोगों ने अपने बच्चों के लिए धन जुटाने में पूरी उम्र व्यतीत कर दी। उसका सिला हमें यह मिला कि आज हम वृद्धाश्रम में खड़े हैं। क्यों न जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर उन वृद्धों के बारे में सोचा जाए जो तिल तिल कर मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उनकी जिंदगी आवारा पशुओं से भी बदतर हो गई है। जब हम बुजुर्गों का अपना खून सफेद हो गया हो तो क्या हम परोपकार की तरफ नहीं बढ़ सकते? यदि हम एक दुखिया व्यक्ति को उसके अंतिम समय में शांति और सुख प्रदान करते हैं तो इससे बड़ा नेक कार्य तो कोई और हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में देने से बड़ा और कोई सुख नहीं है। मैं अपने बेटे को इस योग्य बना चुका हूँ कि वह स्वयं कमा सकता है।
मेरा खड़ा किया हुआ व्यवसाय आज उसके हाथों में है, परंतु मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मेरी अर्जित की हुई बाकी संपत्ति मैं उन वृद्धों पर खर्च करूं जो पैसों की कमी के चलते इस वृद्ध आश्रम में नहीं रह सकते, जिनकी जिंदगी सुविधाओं से रहित वृद्ध आश्रमों में रहकर बद से बदतर हो चुकी है। जो वृद्धजन कार्य करने में समर्थ होंगे, हम उनसे वह कार्य करवा सकते हैं जिस कार्य को करने में उनकी रुचि होगी, ताकि वह स्वयं को ना तो किसी दूसरे पर आश्रित समझे और ना ही किसी हीन भावना से ग्रस्त हो पाए। यदि हम अपने धन का प्रयोग दुत्कारे हुए वृद्धजनों को नवजीवन देने के लिए प्रयोग करें तो इससे क्या सभी को संतोष और प्रसन्नता नहीं होगी? यह सब सुनकर उन वृद्धों के मुरझाए हुए चेहरों पर संतुष्टि की रेखाएं खिंचने लगीं। वृद्धाश्रम का पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा, क्योंकि आज तक तो खाली बैठे बैठे वे अपने अतीत को ही चलचित्र की भांति देख रहे थे, परंतु आज वे अपने अस्तित्व की शक्ति का आभास करके उत्साहित थे। सभी लोग बारी बारी से बोल उठे कि हमारी तो बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, हम उन्हें वृद्धों का निवास स्थान बनाने के लिए जरूर देंगे और ऐसी जगह का निर्माण करेंगे जहां ऊंच नीच और जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा। प्यारे लाल जी की आंखें खुशी के कारण गीली हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि अब इस मुहिम में वह अकेले नहीं है, उनके साथ 15 अन्य लोग भी हैं। सभी वृद्धजनों की आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। शाम के समय जब अन्य वृद्धजनों के साथ प्यारे लाल जी भी खाना खाने बैठे तो अपने पोते दीपू को याद करके उनकी आंखें आंसुओं से छलक पड़ी। कारण पूछने पर उन्होंने अपने मित्रों को अपने पोते के साथ हुए व्यवहार के बारे में बताया। सभी लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने पोते से मिलने के लिए एक बार उसके हॉस्टल में जाएं। प्यारे लाल जी को उनकी यह सलाह बिल्कुल सही लगी। अगले दिन उन्होंने अपने पोते के लिए उसके पसंद की ढेर सारी वस्तुएं खरीदी और उसके हॉस्टल पहुंच गए। जैसे ही दीपू ने अपने दादाजी को देखा तो खुशी से चिल्ला उठा और झट से आकर उन्हें अपनी बाहों में लपेट लिया। दादाजी, मुझे मालूम था कि आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकते। मैं जानता था कि आप मुझसे मिलने आओगे, लेकिन दादाजी, मेरा यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता, मायूसी भरे स्वर में दीपू बोला। तो प्यारे लाल जी उसे समझाते हुए बोले, अरे बेटा, अगर पढ़ोगे नहीं तो जीवन में कामयाबी कैसे हासिल करोगे? पढ़ लिख कर तुम्हें अपने दादाजी का नाम रोशन करना है। चलो अब मुझे अपने सभी दोस्तों से मिलवाओ। प्यारे लाल जी ने कहा तो दीपू ने अपने दादाजी को अपने दोस्तों से मिलवाया। तो प्यारे लाल जी ने भी उसकी मनपसंद चीजें उसके हाथ में थमाते हुए कहा कि अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना। कई घंटे अपने प्यारे पोते के साथ व्यतीत करके आज वे बेहद संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद दीपू ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, मम्मी पापा कैसे हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अब मैं घर में नहीं रहता हूँ, शहर में ही एक वृद्ध आश्रम है, मैं वहाँ ही रहता हूँ। इस पर दीपू को गुस्सा आ गया और चिल्लाकर बोला, मैं जानता था दादाजी, उन्होंने आपको भी घर से निकाल दिया है, लेकिन दादाजी आप चिंता मत कीजिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम एक अलग घर में रहेंगे। तो हंसते हुए दादाजी ने कहा, बेटा वह तो मेरा मन नहीं लग रहा था तेरे बिना, इस कारण तेरे माता पिता ने मुझे आश्रम में भेज दिया है। मैं सब समझता हूँ दादाजी, वे लोग हम दोनों से प्यार ही नहीं करते, इसलिए तो हमें दूर कर दिया। तो दादाजी ने दीपू के माथे को सहलाते हुए कहा, बेटा, वे तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वे जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ही कर रहे हैं। फिर हॉस्टल में अन्य बच्चे भी तो हैं, सब तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? फिर दीपू एकटक अपने दादाजी की तरफ देखने लगा और मासूमियत से बोला, दादाजी आपका घर कहाँ है? मुझे भी देखना है। तो प्यारे लाल जी की आंखों में एकाएक आंसू आ गए। फिर उन आंसुओं को बड़ी कुशलता से छुपाते हुए कहा, बेटा, हमारे घर में तो सभी बूढ़े लोग हैं, वहाँ तो तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा, मैं ही तुमसे मिलने आता रहूंगा। हॉस्टल से वापस लौटने के बाद प्यारे लाल जी काफी देर तक निराश और उदास बैठे रहे। फिर एकाएक उनके मन में आवाज उठी कि भावुकता में रहकर मुझे अपना लक्ष्य नहीं भूलना है। मेरा लक्ष्य मेरे सामने है और इस समय बहुत से हाथ मेरी सहायता के लिए तैयार हैं, इसलिए मुझे अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। यही सोचकर अचानक जबरदस्त उत्साह के साथ खड़े हुए और आश्रम के अन्य वृद्धों के साथ बैठकर बातचीत करने लगे। प्यारे लाल जी बोले, आप लोगों में से जो कोई भी अपना मकान या जमीन वृद्धाश्रम के लिए खुशी खुशी देना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा करें। वहां पर बैठे सभी लोगों ने हाथ उठाया। इस पर प्यारे लाल जी बोले, तो फिर तय रहा कि जो भी खर्च हम इस वृद्धाश्रम में देने वाले हैं, उन पैसों का इस्तेमाल करके आवश्यक सामान जुटाकर हम अलग अलग जगहों पर वृद्धाश्रम बना लेंगे। मेरी दुकान है जो मेरे बेटे के नाम पर है, उसे छोड़कर अन्य जितनी भी संपत्ति मैंने आज तक अर्जित की है, मैं उन्हें वृद्धाश्रम के लिए दे रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि यदि हमने इसी उत्साह के साथ कार्य किया तो हम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। वे सभी वृद्ध
जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसा दिया, और जिनके पास मकान और पैसा दोनों थे उन्होंने खुशी खुशी अपना मकान और पैसा दोनों वृद्धाश्रम के नाम दे उन्होंने खुशी खुशी अपना मकान और पैसा दोनों वृद्धाश्रम के लिए दिया। सभी ने अपने अपने मकान खाली करवाने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिए। बहुत से वृद्ध लोगों के बेटा बहू उनके पास पहुंचे और यह कदम ना उठाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे, परंतु सभी वृद्ध अपने बेटे बहुओं के सताए हुए थे। उन पर उनकी याचनाओं का कोई असर न पड़ा। निराश होकर सभी के रिश्तेदार वापस चले गए। प्यारेलाल जी ने देखा कि सामने से उनका बेटा सुमित अपनी पत्नी के साथ उनकी तरफ ही आ रहा था। आते ही अपने पिता पर बरस पड़ा। यह क्या नाटक लगाया हुआ है आपने पिताजी? आप मुझसे मेरा मकान खाली कैसे करवा सकते हैं? वह तो आपने मेरे नाम कर दिया था ना। इस पर प्यारेलाल जी ने कहा, बेटा मैंने वकील को कहकर अपनी वसीयत पुनः बदलवा दी है। यकीन नहीं होता तो एक बार जाकर वकील साहब से मिल लेना। और हाँ, वह मकान तुम्हारा नहीं अब मेरा है, और मैंने वहाँ वृद्धाश्रम बनाने का तय कर लिया है। इस पर उनका बेटा और बहू जोर से चिल्लाने लगे। तो प्यारेलाल जी ने कहा, बेटा तुम तो केवल इस बात का शुक्र मनाओ कि दुकान अभी तुम्हारे ही नाम पर है, और यदि तुमने सीधे तरीके से बात नहीं मानी तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसलिए विनती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और 15 दिन के अंदर मकान खाली कर देना। यह बातें सुनकर सुमित और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पिता के स्वभाव में इस परिवर्तन को देखकर वह हक्के बक्के खड़े रह गए, और कोई रास्ता न सूझा तो अपने पिता से माफी मांगने लगे और रिश्तों की दुहाई देकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन प्यारेलाल जी ने उनकी एक न सुनी। कोई रास्ता ना पाकर उन दोनों ने चुपचाप वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। आखिरकार उन्हें अपना मकान खाली करना पड़ा। अब उन वृद्धों ने बड़े उत्साह से और वृद्धाश्रमों में सामान और नौकरों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल पर भी इन वृद्ध आश्रमों की प्रशंसा की जाने लगी। निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों के बुजुर्ग उन आश्रमों में सहारा दिया गया। प्रत्येक वृद्धाश्रम के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया ताकि उन आश्रमों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। समाज को बदलने वाले इस एक कदम ने युवा पीढ़ी की सोच में वृद्धों के प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम किया। उनकी देखा देखी ही बहुत से अन्य धनवान लोगों ने उन आश्रमों को अपना पैसा और सहयोग देना शुरू कर दिया, क्योंकि वे स्वयं भी इन वृद्धाश्रमों के महत्व को समझ चुके थे। उनमें भी परोपकार की भावना जोर मार रही थी, या फिर हृदय के किसी कोने में उन्हें भी मालूम था कि एक न एक दिन उन्हें भी इन आश्रमों की आवश्यकता पड़ सकती है। आज अपना घर, जिसे प्यारेलाल जी ने वृद्धाश्रम में परिवर्तित कर दिया था, के एक कक्ष में बैठे हुए वे एक अलग ही आत्मविश्वास और गर्व का अनुभव कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति के भाव थे। यदि अपने हक को पाना है तो उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। इस कहावत को उन्होंने सही कर दिखाया था। परोपकार के जिस कार्य को करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था, असल में तो उन्हें प्रेरणा देने वाले उनके स्वयं के बेटा बहू ही थे। प्यारेलाल जी ने महसूस किया कि देने से बड़ा कोई और सुख नहीं है, और उन वृद्ध आश्रमों में रहने वाले सभी वृद्धों के चेहरे पर एक विजय भरी मुस्कान देखकर उन्होंने जीवन का यह सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया था। अब प्यारेलाल जी हर सप्ताह अपने पोते दीपू से मिलने उसके हॉस्टल जाया करते थे और कुछ समय अपने पोते के साथ ही बिताया करते थे। अपने दादाजी का साथ पाकर दीपू भी अब बहुत खुश रहने लगा था। अब वह खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था, ताकि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनकर अपने दादाजी के बुढ़ापे की लाठी बन सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।